हेलो दोस्तों। आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। द परफेक्ट स्टडी में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। बीएड थर्ड सेमेस्टर की क्लास चल रही है और बीएड थर्ड सेमेस्टर में हम लोग पेपर सेकंड को डिस्कस कर रहे हैं। और पेपर सेकंड का नाम क्या है? तो जेंडर, स्कूल एंड सोसाइटी, यानी लिंग, विद्यालय और समाज आपके पेपर सेकंड का नाम है। और आज की क्लास सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि आज के क्लास में हम लोग समझने जा रहे हैं रूढ़िबद्धता, स्टीरियोटाइप क्या होता है, इसे समझेंगे। और ध्यान रखना मेरी बात को, एग्जाम में हर साल पूछता है कि स्टीरियोटाइप से आप क्या समझते हैं, रूढ़िबद्धता से आप क्या समझते हैं, लैंगिक रूढ़िबद्धता से क्या समझते हैं, रूढ़िबद्धता को कैसे हम समाप्त कर सकते हैं, रूढ़िबद्धता की क्या विशेषताएं होती हैं। इन सब पॉइंटों से एग्जाम में क्वेश्चन आता है। तो खूब बेहतर रूप में पूरी क्लास को हम लोग समझेंगे। एक एक बेसिक एग्जांपल देकर मैं पूरी क्लास को आपको समझाऊंगा। तो पूरी क्लास में आप लोग बने रहिएगा और एक एक पॉइंट को समझिएगा। क्लास नंबर ये 11 है, इसके पहले 10 क्लास बिल्कुल बेसिक से कंप्लीट हो चुकी है पेपर सेकंड में। यदि आप लोग उन क्लासेस को नहीं देखे हैं या फिर कोई क्लास आपसे मिस हो गई है तो द परफेक्ट स्टडी के प्लेलिस्ट वाले ऑप्शन में जाइएगा। बीएड थर्ड सेमेस्टर की प्लेलिस्ट बनी हुई है लिंग, विद्यालय और समाज की, उस क्लास को बिल्कुल अच्छे से कवर कर लीजिएगा जितने भी प्लेलिस्ट में क्लास होंगी। अच्छा, ये क्लास वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल यूनिवर्सिटी हो गई, महाराजा सुहेलदेव स्टेट यूनिवर्सिटी हो गई, या फिर आप किसी अन्य यूनिवर्सिटी से भी बीएड कर रहे हैं और आपके सिलेबस का पार्ट है लिंग, विद्यालय और समाज, तो पूरी क्लास को बहुत बेहतर रूप में बहुत अच्छे से देख सकते हैं और समझ सकते हैं। ठीक है, चलिए। और एक बात और, अभी तक जो बच्चे थर्ड सेमेस्टर का नोट्स नहीं लिए हैं या फिर बीएड के किसी भी सेमेस्टर में है नोट्स नहीं लिए हैं तो इस नंबर पे संपर्क करके आप लोग बीएड का कंप्लीट नोट्स हिंदी, इंग्लिश लैंग्वेज में ले सकते हैं। ठीक है, आइए समझते हैं रूढ़िबद्धता क्या होती है, स्टीरियोटाइप से क्या होता है। सबसे पहले एक एक डेफिनेशन समझते हैं हम लोग स्मिथ के अनुसार, उसके बाद मैं कुछ एग्जांपल आपको दूंगा। देखो ध्यान समझना। स्मिथ साहब कहते हैं रूढ़िबद्धता अंधविश्वासों का एक ऐसा समुच्चय है, एक ऐसा ग्रुप है जो गलत या अधूरी सूचना पर आधारित होता है जिसे पूरे समूह के लिए प्रयुक्त किया जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे हम कह सकते हैं जैसे सबसे पहले हमारे प्राचीन इतिहास में प्रचलित थी सती प्रथा। सती प्रथा क्या थी भैया? एक तरीके से ये कुरीतियां ही थी, एक तरीके से ये रूढ़िबद्धता को प्रदर्शित करती है। अब देखेंगे एक मुसलमान समुदाय में होता है खतना। क्या होता है सर? खतना होता है। आप लोग गूगल पे सर्च कर सकते हैं खतना क्या होता है। तो खतना भी रूढ़िबद्धता को ही दर्शाता है। अब एक चीज यहाँ पे समझ गए कि अंधविश्वास और आधी अधूरी सूचना का जो भैया कोई पालन कर रहा है उसी को हम रूढ़िबद्धता कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे कह सकते हैं कोई एक ऐसी मान्यता जो समाज पे थोप दी जाए, यानी कोई एक ऐसी गलत मान्यता या फिर कह सकते हैं या एक तरीके से समाज की बुराई जो जो समाज के लोगों पे थोप दिया जाए, वही भैया रूढ़िबद्धता को दर्शाता है और वही रूढ़िबद्धता होता है, वही स्टीरियोटाइप होता है। उम्मीद करते हैं रूढ़िबद्धता की बेसिक बेसिक लाइन समझ गए होंगे कि ये क्या होता है। जैसे आप कह देंगे कि सती प्रथा कैसे कहोगे सर, एक्सप्लेन कर दीजिए। देखिए मान लीजिए कि कोई एक औरत है न्यू एज में, उसके हस्बैंड की एक तरीके से मृत्यु हो गई। ठीक है, हस्बैंड को तो मृत्यु हो गई, लेकिन पहले क्या होता था कुछ पत्नियां अपनी इच्छा अनुसार पति के चिता पे अपने देह को त्याग देती थी। लेकिन बाद में क्या हुआ कि अगर भैया पति की चिता जल रही है ना तो उस पे पत्नी को जबरदस्ती बैठाने लगा जाने लगा। तो ये समाज की एक तरीके से कुरीतियां थी और इन्हीं को हम रूढ़िबद्धता कहते हैं। यानी जब कोई समाज आपके इच्छा के विरुद्ध आपको कोई कोई एक तरीके से मान्यता या रीति रिवाज मानने के लिए विवश कर दे और वो रीति रिवाज अच्छा ना हो तो उसे ही हम रूढ़िबद्धता कहते हैं, उसे ही हम स्टीरियोटाइप्स कहते हैं। और कुछ लोग यहाँ पे कंफ्यूज रहते हैं हमेशा कि सर स्टीरियोटाइप पॉजिटिव और नेगेटिव हो सकती है। बिल्कुल हो सकती है बच्चे। स्टीरियोटाइप यानी रूढ़िबद्धता पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है। कई समाजशास्त्रियों ने इसके बारे में बताया। पॉजिटिव स्टीरियोटाइप्स कैसे हो सकती है, यानी पॉजिटिव रूढ़िबद्धता कैसे हो सकती है। जैसे अभी मैं बोला कि कोई एक रीति रिवाज अगर आप पे थोप दिया जाए तो वो रूढ़िबद्धता है। और ये सर पॉजिटिव रूढ़िबद्धता कैसे है? जैसे अगर मैं कह दूंगा कि आपका मान लीजिए कोई एक समाज है, वो कह रहा है आपके घर में अगर कोई भी आ रहा है तो उसे आप चारपाई दीजिए बैठने के लिए, उसका पैर छूइए, उससे हालचाल पूछिए, अगर मम्मी घर पे नहीं तो मम्मी को बुला के लाइए। ठीक है, वो एक तरीके से उसका सम्मान करिए। तो ये सबके लिए लागू हो रहा है, तो ये पॉजिटिव रूढ़िबद्धता है। नेगेटिव रूढ़िबद्धता क्या है? जैसे सती प्रथा, जैसे खतना। तो इस तरीके से और भी कई कुरीतियां, तो सिर्फ सामने दो आ रही हैं, और भी ऐसे अनगिनत कुरीतियां हैं। तो ये सब नेगेटिव रूढ़िबद्धता है। एक तरीके से आप लोग इन्हें समझते रहिएगा। ठीक है, चलिए।
चलिए अगर एक पॉइंट में इसे समेटना चाहे तो कह सकते हैं कि यह अंधविश्वासों और आधी अधूरी सूचनाओं का एक तरीके से समुच्चय होता है जो समूह के सभी व्यक्तियों पर लागू कर दिया जाता है, जबरदस्ती मानने के लिए उनको बाध्य कर दिया जाता है। उसी को रूढ़िबद्धता कहते हैं, उसी को स्टीरियोटाइप्स कहते हैं। उम्मीद करते हैं इतना आप लोग समझ गए होंगे। अब रूढ़िबद्धता के कुछ प्रकार होते हैं, जैसे सकारात्मक प्रकार। सकारात्मक रूढ़िबद्धता कौन सा होता है? जैसे जीवन में ईमानदारी रखो, माता पिता का आदर करो, तो ये सबके लिए बाध्य बना दिया गया है। ठीक है, ये सब सकारात्मक यानी पॉजिटिव रूढ़िबद्धता है। उसके बाद नकारात्मक, जैसे आप मान लीजिए कि एक तरीके से सती प्रथा हो गए, एक तरीके से खतना हो गया, बाल विवाह हो गया। ठीक है, बाल विवाह हो गया, तरह तरह के दहेज प्रथा हो गई। तो ये सब क्या, ये सब नकारात्मक रूढ़िबद्धता को दर्शाते हैं। तो अगर आपसे पूछे कि रूढ़िबद्धता पॉजिटिव नेगेटिव हो सकता है, तो आप कह सकते हो हाँ सर, रूढ़िबद्धता पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकता है। ठीक है, उम्मीद करते हैं इस पॉइंट को आप लोग इतना समझ गए होंगे। आइए अब जहां से क्वेश्चन बनते हैं ना, उस पॉइंट को हम लोग समझते हैं कि रूढ़िबद्धता की विशेषताएं क्या होती हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्टीरियोटाइप्स क्या होते हैं। आइए सबसे फर्स्ट, रूढ़ियां व्यक्ति के व्यवहार को विशेष व मान्य रूप से संचालित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। हम सब जानते हैं कि आदमी या फिर स्त्री या फिर पुरुष, बाल बालिकाएं कोई भी होते हैं, उनके बिहेवियर में उनके समाज का रोल होता ही होता है। और समाज में रूढ़ियां यानी स्टीरियोटाइप्स व्याप्त होती हैं, तो उनके जीवन में भैया आप उनके व्यवहार को आपके रूढ़िबद्धता के हिसाब से ढालने में भी ये संचालन होती है, ये महत्वपूर्ण होती है। इसकी फर्स्ट विशेषता हो गई कि किसी भी व्यक्ति के व्यवहार को संचालित करने में रूढ़ियों का महत्वपूर्ण रोल होता है। ये आप लोग समझते रहिएगा। सामाजिक संरचना, सोशल कंस्ट्रक्शन के अस्थायित्व में, स्टेबिलिटी में रूढ़ियों का भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होती है। अब जैसे एक मान्यता है कि मान लीजिए जितने गुप्ता लोग हैं या फिर जितने मतलब व्यापारी कर रहे हैं, वो लोग गुप्ता होते हैं, वो लोग बनिया होते हैं, ये माना जाता है। तो ये स्टीरियोटाइप्स को दर्शा रहा है। जितने यादव लोग हैं भैया, उनके घर गाय दूध दही होंगे ही होंगे, जो कि होते भी हैं, लेकिन ये एक तरीके से मान्यता है, आधी अधूरी सूचना है। बहुत से यादव परिवार ऐसे भी हैं जिनके यहाँ एक भी गाय नहीं है, जिनके यहाँ एक भी भैंस नहीं है। तो हम क्या कह सकते हैं, लेकिन ये हमारा मानता हुए चला आ रहा है कि सामाजिक संरचना में रूढ़ियों का अगर ये मान गया कि भैया आप यादव हो तो आपको गाय रखनी है, भैंस रखनी है, आप गुप्ता आप बनिया हो तो आपको कोई ना कोई धंधा बिजनेस करना ही करना है, आप ब्राह्मण हो तो आपको कथा कहनी है। तो ये रूढ़िबद्धता, ये गलत आदतों को दर्शा रहा है, ये कुरीतियों को दर्शा रहा है। ठीक है, देखिए मैं इतना मान के पढ़ाता हूँ कि क्लास में मेरे जितने बच्चे रहते हैं, छात्र छात्राएं रहते हैं, सब मैच्योर है। ठीक, सब कहने का मतलब है ग्रेजुएट हो चुके हैं, सबको पता है कि क्या सही क्या गलत है। तो बस ये इस हिसाब से मैं एग्जांपल देता हूं, इसको कोई भी बालक या फिर छात्र छात्राएं अन्यथा मत लेना। अगर आप अन्यथा लेने लगेंगे तो मैं जिस फ्लो में आपको समझाता हूं उस फ्लो में समझा नहीं पाऊंगा। ठीक है, तो जिस फ्लो में मैं समझाता हूं एज ए टीचर, मैं किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं करता, मैं बस इतना आपको बता रहा हूं। ठीक है, बस कैसे बेहतर रूप में आपको समझा पाऊं रूढ़ियों को, बस ये मेरा पर्पज है। ठीक है, आइए अगर मेरी बात से सहमत तो एक बार यस करिए, तब मैं आगे और भी धाकड़ एग्जांपल दे पाऊंगा। वरना अगर किसी को भैया अगर अटपटा लगेगा तो दिक्कत होगी ना। तो एक बार कहिए कि हाँ सर ठीक है, आप समझाइए। ठीक है, चलिए सामाजिक संरचना में रूढ़ियों की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। हम लोग आप एक बार यस करिए, आप लोग रूढ़ियां व्यक्ति के व्यवहार में विशेष रूप से संचालित करती है, यानी उसके व्यवहार को प्रभावित करती है। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। जितने बच्चे यस कर रहे हैं बिल्कुल मैं समझाऊंगा अपने फ्लो में, आप निश्चिंत रहिए। ठीक है, देखिए रूढ़ियां प्रायः गतिहीन होती हैं भैया, उनमें गति होती ही होती नहीं है। अगर हम कहते हैं अगर रूढ़ियां गतिशील होती, एक होता है गतिशील और एक होता है गतिहीन। गतिहीन जिसमें दिशा हो ही ना, गतिशील जिसमें दिशा हो। रूढ़ियों गतिशील होती है, वो परिवर्तित नहीं होती, वो परिवर्तित नहीं होती, वो समाज में बनी की बनी रहती हैं। इसीलिए समाजीकरण के प्रक्रिया में इन्हें आत्मसात कर लिया जाता है, अपने व्यवहार में इनके अनुरूप हम चलते हैं। तो यानी रूढ़ियां क्या होती हैं, ये गतिहीन होती हैं और सामाजिक प्रक्रिया में ये इन्वॉल्व होती हैं। ये भी इसकी एक विशेषता है। ठीक है, आइए फोर्थ पॉइंट को समझिए। जितने पॉइंट मैं आपको समझा रहा हूं, एक एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है, तो एक एक पॉइंट को जो समझिएगा। रूढ़िबद्धता आधुनिक विकास में रुकावट होती कहोगे सर जी, हम 100 के नहीं, हम 200% सहमत हैं। अगर कोई समाज पारंपरिक रीति रिवाज को मानते हुए आ रहा है, देखो रीति रिवाज को मानो, करवा चौथ भूखो, अपना जो भी आपका त्योहार है एक तरीके से उन त्योहार का व्रत रखिए, आप व्रत रखिए दुर्गा माता का, भोले बाबा का आप व्रत रखिए।
लेकिन किसी को बाध्य मत करिए, किसी को एक तरीके से प्रेशराइज मत करिए। तब अगर आप प्रेशराइज करने लगेंगे तो वो रूढ़िबद्ध हो जाएगा, एक तरीके से वो आपके आधुनिक विकास में रुकावट उत्पन्न कर देगी। तो कई प्रकार की आधुनिकता संबंधी उपाय रूढ़िबद्धता के कारण असफल हो जाते हैं, ये हम सब जानते हैं। अगर हम कोई नया एक तरीके से इन्वेंशन करना चाहते हैं तो जो हमारी परंपराएं रीति रिवाज रहते हैं वो एक तरीके से वो रोकते हैं, एक तरीके से दबाते हैं कि आप कुछ नया आविष्कार नहीं कर सकते। ये भी रूढ़िबद्धता का एक तरीके से विशेषता है, इसको भी आप लोग जानते रहिएगा। उसके बाद रूढ़ियों के पीछे कानून की सहमति नहीं होती, यानी कोई भी कानून रूढ़ियों को बढ़ावा नहीं देता, फिर भी इनका प्रभाव व्यवहार में कानून से ज्यादा होता है। हम सब जानते हैं कि भैया जो हमारे समाज के रीति रिवाज है, जैसे अभी अभी मैं समझाने के लिए कह रहा हूं, आप एक तरीके से अपने जात के अलावा किसी अन्य जात में मतलब कोई अदर कास्ट में आप शादी विवाह नहीं कर सकते। ये हमारी रूढ़ियां बताती हैं, ये हमारे जो समाज में रीति रिवाज ये बताते हैं। लेकिन हमारा कानून कहता है अगर भैया इस जो भी अगर मैच्योर यानी कि एक तरीके से 18 साल 20 साल के ऊपर लड़की लड़के हैं अपने इच्छा अनुसार, वो किसी जाति धर्म के हैं, आपस में शादी विवाह कर सकते हैं। हाँ, बस एक चीज होना चाहिए, दोनों में सहमति होनी चाहिए, तो आप शादी विवाह कर सकते हो। लेकिन आप देखते हैं कि जैसे आप शादी विवाह कर लेते, जो भी आपके एक तरीके समाज वाले होते वो कहते हैं हम तुम्हें त्याग देंगे, हम तुम्हें अडॉप्ट नहीं करेंगे, हम बहिष्कार कर देंगे। तो ये रूढ़ियों को एक तरीके से प्रदर्शित कर रहा है। इनमें आप कहोगे सर रूढ़ियों में तो कानून का कोई हाथ नहीं होता, लेकिन ये कानून से बढ़ के होते हैं। एक तरीके से ये हमारे समाज की बुराइयां हैं, ये हमारे समाज की कुरीतियां हैं। आप आप स्टूडेंट, एज ए टीचर, जो भी आप हैं, आप ये बात से बिल्कुल सहमत होंगे। अगर दो व्यक्ति आपस में सहमत हैं तो उनको एक होना ही चाहिए। ठीक है, कहते हैं ना कि अगर दो अनजान लोगों से विवाह शादी होने से अच्छा है कि हम जानते, यानी हम जिससे प्रेम करते हो, जिसको समझते हो, उनसे शादी विवाह करने में हम पूरी जिंदगी खुश रहेंगे। तो ये हमारा कानून मान्यता देता है, लेकिन हमारी रूढ़ियां इनको मान्यता नहीं देती हैं। ये भी एक तरीके से रूढ़ियों की विशेषता हो गई, इसको भी आप लोग समझते रहिएगा। ठीक है, चलिए उसके बाद रूढ़ियों में नैतिकता का अंश होता है, इसलिए इनका पालन धार्मिक कर्तव्य के रूप में किया जाता है। इसको आप पौष्टिक रूढ़ियों में लेके समझेंगे तो समझ जाएंगे। जैसे नैतिकता का अंश होता है, आपके घर परिवार में अगर कोई आ रहा है आप उसका सम्मान करिए। एक तरीके से यूनिवर्सल है, सभी के लिए ये लागू होता है, सार्वभौमिक है ये। ठीक है, इनका पालन करना आपका धार्मिक कर्तव्य है। जैसे हम एग्जाम्पल के तौर पे कह सकते हैं कि पौष्टिक रूढ़ियों में राम जी अपने पिता के कहने पे बिना तर्क वितर्क किए 14 साल के लिए वनवास चले गए। तो ये पौष्टिक रूढ़ियों को दर्शा रहा है, यानी अपने पिता की आज्ञा का पालन कर रहे हैं। ठीक है, तो ये भी एक तरीके से रूढ़ियों की विशेषता हो गई। रूढ़ियां परंपराएं प्राय लिंग भेद को उत्पन्न करती हैं। हम सबको पता है कि आप भैया स्त्री हो, आप ये कार्य नहीं कर सकते। आप पुरुष हो, आप स्त्रियों की तरह रो नहीं सकते। आप पुरुष हो, आप रोटी नहीं बना सकते। आप पुरुष हो, आप बर्तन नहीं धुल सकते। आप स्त्री हो, आप पैंट शर्ट नहीं पहन सकते। तो ये लिंगी भेदभाव को उत्पन्न करते हैं। ये रूढ़ियों का ये भी एक विशेषता है, इसको भी आप लोग जानते रहिएगा। रूढ़िबद्धता कल्पना पर आधारित होता है, क्योंकि रूढ़िवादी परंपराओं के तहत किसी भी परंपरा में केवल कल्पनाओं का ही समावेश होता है। इनका वास्तविक जगत से कोई भी भैया लेना देना नहीं होता। ये बिल्कुल कल्पना पर आधारित होती हैं। ठीक है, इनका कोई रियलिटी से लेना देना होता ही नहीं है। इस हिसाब से ही ये रूढ़िबद्धता होती है। इसकी एक विशेषता होती है कि रूढ़िबद्धता जो होगी वो कल्पना पर आधारित होती है। रूढ़िबद्धता को अतार्किक प्रक्रिया के रूप में जाना जाता है, और जैसे ही कोई परंपरा, कोई रीति रिवाज अगर तार्किक रूप में हम मानने लगे तो वो रूढ़िबद्ध नहीं रह जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पे हम कह सकते हैं कि सर जी दीपावली कहोगे सर जी दीपावली तो इसमें कोई तर्क बताइए। देखिए भैया, हम दीपक क्यों जलाते हैं? क्योंकि जो हमारे इन्वायरमेंट में कीटाणु होते हैं, जो हमारे इन्वायरमेंट में कुछ कीट होते हैं, हानिकारक कीट होते हैं, जब हम घी का दिया जलाते हैं, जब हम एक तरीके से जब हम क्या उसको बोलते हैं कि सरसों के तेल का दिया जलाते हैं, या फिर और भी तेल होते हैं उनके दिया जलाते हैं, तो जो भी कीटाणु होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं। जो हमारे जीव को, हमारे फसलों को हानि पहुंचाते हैं वो नष्ट हो जाते हैं। इसलिए दीपावली का एक तरीके से हम कह सकते हैं, इनका एक तरीके से क्या है, तो इनका एक तार्किक कारण है। इसलिए दीपावली रूढ़िबद्ध नहीं है, इनको हम मान रहे हैं धार्मिक है, लेकिन ये रीति रिवाज परंपरा से चली आ रही है, लेकिन ये किसी को बाध्य नहीं किया जाता। इसलिए दीपावली एक तरीके से रूढ़िबद्ध नहीं है, बल्कि इसका तार्किक कोई ना कोई रूप होता है।
ठीक है, इस हिसाब से जितने भी धार्मिक त्योहार होते हैं उनका कोई ना कोई एक तरीके से लेना देना होता ही होता है। तो इस हिसाब से ऋणबद्धा जो होते हैं उनमें अतार्किक होता है, यानी वो अतार्किक प्रक्रिया के रूप में माने जाते हैं। ये सामाजिक परंपराओं के एक तरीके से इनमें कोई तर्क नहीं होता। ये भी ऋणबद्धा की एक विशेषता होती है, इसको भी आप लोग समझते रहिएगा। देखो, प्रायः जो देश रूढ़िवादी परंपराओं का अनुकरण करता है उसका कभी विकास हो ही नहीं सकता। अभी कहोगे सर जी क्या कह रहे हैं, जैसे आप देख सकते हैं आपका, जैसे कि आप कहते हैं सऊदी अरबिया हो गया या फिर जितने भी अरब कंट्री हैं उनमें लोकतंत्र नहीं है, फिर भी कहोगे सर जी उनका विकास तो बहुत ज्यादा हुआ है। भैया उनका विकास नहीं हुआ है, उनको एक तरीके से कहते हैं ना प्रकृति ने गिफ्ट दे दिया है कि आपके यहाँ जो है कि एक तरीके से पेट्रोलियम वगैरह ज्यादा उगेंगे तो आप अपना जीवन सुचारू रूप से चला पा रहे हैं। अगर उनके यहाँ से पेट्रोलियम वगैरह नष्ट हो जाए तो भैया जो वो ऋणबद्धता निभाते हैं कि एक तरीके से कोई भी औरत है उसको जिंदगी भर हिजाब में, 3 तलाक जैसे जैसे मुद्दों का सामना करना पड़ता है, वो भी एक तरीके से उनका विकास रुक जाएगा। कहते हैं किसी भी समाज को आगे ले जाने में स्त्री पुरुष दोनों का हाथ होता है, लेकिन अरब कंट्री वगैरह में देखते हैं स्त्रियों को पहले क्या था ना कि गाड़ी चलाने का भी अधिकार नहीं था। अब तो फिलहाल दे दिया गया सऊदी अरबिया वगैरह में, लेकिन पहले वो भी नहीं था। तो हम कह सकते हैं कि जो देश रूढ़िवादी परंपराओं को मानेगा उसका विकास हो ही नहीं सकता। इसीलिए कहते हैं ना कि भारत देश जो है इनका जो कि भैया विविधताओं में भी एकता है, यानी अनेकता में भी एकता है। भारत ऐसा देश है जिसमें धर्म, जितने भी कई धर्मों के लोग भी बड़े इच्छा से, बड़े प्रेम भाव से रहते हैं और कहते हैं भैया जहां दो थरिया रहेगी वो तनी मनी तो बजबे करेगी। यानी अगर मान लीजिए जहां पे 2-4 लोग रह रहे हैं थोड़ा बहुत झड़प होता ही होता है, लेकिन वो शांत भी कर लिया जाता है। ये हम लोग का इतना प्रेम है तरह तरह के धर्मों वालों का। तो भैया जो देश रूढ़िवादी परंपरा का अनुकरण करेंगे उनका विकास निश्चित रूप से अवरुद्ध हो जाएगा, एक तरीके से रुक जाएगा। ये भी आप लोग जानते रहिएगा, ये इनकी विशेषता हो गई, इनको आप लोग समझते रहिएगा। एक बार अगर ऋणबद्धता की विशेषता को समझ गए हैं, ऋणबद्धता को समझ गए हैं तो एक बार यस करिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। अभी और भी बहुत चीजें आपको समझाना है इस क्लास में, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्लास है। क्लास थोड़ी लंबी होगी तो थम के रहिएगा पूरी क्लास में, ठीक है। चलिए, रूढ़िबद्धता अगर समझ गए हैं तो बताइए, कह सकते हैं कि कोई एक ऐसी गलत रीति रिवाज, एक ऐसी गलत परंपरा का यदि हम फॉलो कर रहे हैं, यदि उनको मान रहे हैं तो वही ऋणबद्धता होती है, वही स्टीरियोटाइप्स होता है। अगर एक बार समझ गए तो एक बार यस करिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए, बहुत अच्छी बात है, बिल्कुल समझाने का पर्पज है। कोई भी छात्र छात्रा इसको अन्यथा मत लीजिएगा। मैं ये समझ के पढ़ाता हूं कि सभी छात्र छात्राएं मेरे क्लास में मेच्योर है, मैं जो भी एग्जाम्पल दूंगा उनको सार्थक वे में वो समझेंगे, ठीक है। आइए, लैंगिक रूढ़िबद्धता, जेंडर स्टीरियोटाइप्स क्या होता है इसे समझिए। एग्जाम में कोई ऐसा साल नहीं गया जहां से थोड़ा बहुत यहां से क्वेश्चन आ जाए कि लैंगिक रूढ़िबद्धता से आप क्या समझते हैं, लैंगिक रूढ़िबद्धता की विशेषता बताइए, ठीक है। तो लैंगिक रूढ़िबद्धता से क्या अभिप्राय है, इससे आप क्या समझते हैं। तो स्त्री पुरुष, लड़का लड़की के व्यवहार में समाज का सामान्यीकरण जो गलत चित्रों को प्रदर्शित करता है, यानी जो भैया लड़की लड़का में, स्त्री पुरुष में भेद करता हो, वही तो है लैंगिक रूढ़िबद्धता। एग्जाम्पल के तौर पे आप कह सकते हैं कि जैसे पुत्री जन्म पर उत्साह न होना, जबकि पुत्र जन्म होने पर हम बधाइयां देते हैं, अरे हमारे पुत्र हुए हैं, बधाई हो बधाई हो। अरे लेकिन जब पुत्री होती है, आप देखो कुछ लोग इसको जानते भी होंगे, कहीं कहीं ऐसी रीति रिवाज है कि जब भैया पुत्री जन्म लेती है तो लोग कहते हैं कि धरती माता एक बित्ता अंदर धंस गई हैं। एकदम बेसलेस बात है ये, इसका कोई कहने का मतलब है कोई इसकी सच्चाई से लेना देना है ही नहीं। तो ये क्या है, एक तरीके से ये हमारे लैंगिक रूढ़िबद्धता को दिखा रहा है कि पुत्री के जन्म होने पर हम निराश हो जाते हैं, जबकि जब भैया पुत्र जन्म होता है तो हम बधाइयां देते हैं, गाना गाते हैं कि जुग जुग जिया तल्ला नवा भवनवा के भाग जागलो। तो ये क्या है, ये लैंगिक रूढ़िबद्धता को दिखाता है। यानी हम कह सकते हैं कि ये जो जेंडर स्टीरियोटाइप्स है उसको दिखा रहा। कभी भी आप ऐसे देखे हैं कि कोई पुत्री का जन्म हुआ है, और ध्यान देखो, इतना मैं कभी कभी बड़ा ये चैप्टर पढ़ाते पढ़ाते इतना भावुक भी हो जाता हूं, मतलब सोचने के लिए इतना मजबूर हो जाता हूं। आप ही सोचिए, एक गाना था कि भैया जब जब कोई लड़का जन्म ले लेता तो लोग गाते हैं कि जुग जुग जियत ललनवा भवनवा के भाग जा, लड़का का आंख ऐसा बताओ तो लड़का डीएम हो या मुख्यमंत्री हो। ये गाना गाता कौन है, तो कहोगे सर जी ये गाना भी गाती हैं महिलाएं ही। यानी पुत्री के जन्म होने पर जो भैया उत्साह नहीं मनाते, पुत्र के जन्म पर उत्साह मनाते हैं, वो एक तरीके से पुरुष नहीं होते।
मेरी बात मानिएगा, कोई ऐसा पिता नहीं होगा जो बेटी के जन्म होने पर उसका उसका एक तरीके से उसका मनोबल गिरे। लेकिन वो बेटियों को भी, पिता अपने बेटियों को बहुत मानते हैं, लेकिन कोई देखते होंगे घर में पुत्री के जन्म होने पर माताएं खुद अपना एक तरीके से चढ़ बढ़कर उनका सम्मान नहीं करती। अगर पुत्री जन्म ले रही है तो माताओं को चाहिए कि भैया हम गांव की 10 औरतों को बुला के हम गाना गवाएं, सोहर गवाएं, इस के एक तरीके से बेटी के भी जन्म होने पर और बेटे के जन्म होने पर भी। लेकिन जब कहते हैं कि महिलाओं के दुश्मन महिलाएं ही हैं, वो खुद ही नहीं चाहती कि हमारा एक तरीके जो हम हमारे साथ भेदभाव किया जा रहा है उसको जड़ से समाप्त किया जाए। उसके पीछे और भी रीजन है, वो गाना ना गवाएं, कहा कि भैया गांव वाले ताना मारेंगे, देखो उनकी बेटी हुई है और गाना गवाएं। नहीं, उनका उनका छोड़ो, समाज का काम है कहना, वो तो कहता ही रहेगा। अगर मैं अभी 2 दिन क्लास न लूं तो मेरे व्हाट्सएप पे ऐसे ऐसे मैसेज आते रहे कि भैया इमोशनल भी कर देते हैं, सर क्या है आप ठीक हैं, क्लास क्यों नहीं ले रहे। कुछ ऐसे भी मैसेज होते हैं कि शायद आप बदल गए, क्लास नहीं लेना चाहते, ये है वो है। तो भैया समाज का काम है कहना। लेकिन अगर पुत्री जन्म ले रही है और आपको क्या चाहिए कि उसका भी उत्साह मनाइए। और ये पिता भरपूर चाहता है कि जो पिता होता है ना, वो बेटी बेटे में कभी अंतर नहीं करता। ठीक, जो पिता होते हैं, जो एक तरीके से पापा होते हैं, वो कभी बेटे बेटी में अंतर नहीं करते। लेकिन जो एक तरीके से महिलाएं होती हैं, वो एक तरीके से पुत्रियों के जन्म में वो खुद ही नहीं बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेती हैं। तो कैसे भैया ये भेदभाव खत्म होगा। लैंगिक रूढ़िबद्धता इसी प्रकार हमको देखने को मिलती है कि जो पुत्री जन्म लेती तो उत्साह नहीं होता और पुत्र के जन्म पर हमें बधाइयां दी जाती हैं। ये लैंगिक रूढ़िबद्धता की पहचान है। इसको भी एग्जाम में अपने लिख के आइएगा और इसको अपने अपने दिमाग में समझते रहिएगा। पुत्र के जन्म होने पर फूल की थाली बजाई जाती है। फूल की थाली कुछ लोग नहीं जानते होंगे, तो जैसे गांव में क्या कहीं भी शादी विवाह होती, जब जब कन्यादान किया जाता है तो फूले की थाली दी जाती है, फूले का लोटा दिया जाता है, ठीक है, जो चमकता है। तो वो क्या होता है, उसको बजाया जाता है। जबकि भैया क्या होता है, कन्या के जन्म पर ऐसा कुछ नहीं किया जाता है। ये भी लैंगिक रूढ़िबद्धता को दर्शाता है। उम्मीद करते हैं इस पॉइंट को भी समझ गए होंगे, ठीक है। उसके बाद जीवित पुत्र का मुख देखने से नरक से मुक्ति और पितृ ऋण से छुटकारा पाने की मान्यता है। बेसलेस बात है बिल्कुल। अब ये बताइए, पंडित जवाहरलाल नेहरू की बेटी थी, भैया कितना आगे चढ़ बढ़कर आगे गई, लेकिन उनके पीछे उनके पिताजी थे, ठीक, उनके पीछे उनके दादाजी थे, इसलिए वो इतना आगे गई। और आज एक बेटी के सामने, अगर ध्यान से मेरी बात को समझना, अगर एक बार कोई बेटी के सामने, ठीक है, बेटी के सामने अगर भैया कोई उनका समर्थन करे, उनका एक तरीके से सपोर्ट करे, तो आज के जमाने में भैया बेटी भी आगे चढ़ बढ़कर आ सकती है। एक तरीके से वो भी अपना योगदान दे सकती है समाज में, ठीक। इसी को ध्यान में रखते हुए, जो कि बेटियों के साथ लैंगिक रूढ़िबद्धता होती है, इसी को ध्यान में रखते हुए मैं कुछ पॉइंटें आपको बताना, एक तरीके से कुछ लाइनें आपको बताना चाहूंगा स्त्री के बारे में। कि स्त्री कभी हारती नहीं, उसे हराया जाता है, समाज क्या कहेगा यह कहकर बचपन से डराया जाता है। यानी स्त्री कभी नहीं हारती, उससे हराया जाता है, समाज क्या कहेगा यह कहकर उसे बचपन से हराया जाता है, बचपन से डराया जाता है। और ये बात बिल्कुल सही है कि भैया आप ये मत करो, समाज क्या कहेगा, आप वो करो, समाज क्या करेगा। ये लैंगिक रूढ़िबद्धता को दर्शा रहा है। तो इन सब पॉइंटों को आप अच्छे से जानते रहिएगा। यानी अगर एक पुत्र है भैया, अगर जीवित पुत्र का मुख देखने से आपको भैया नरक में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको मुक्ति मिल जाएगी और पितृ ऋण से आपको छुटकारा मिलेगा। लेकिन ये सब बातें बेसलेस हैं और ये एक तरीके से लैंगिक रूढ़िबद्धता को बढ़ावा दे रही हैं। इसको भी जानते रहिएगा। पूर्वजों का पिंडदान इत्यादि प्रदान करने में एक तरीके से पुत्रों को प्रमुखता, ये भी लैंगिक रूढ़िबद्धता को दर्शाता है। देखिए, कोई भी स्त्री है उसको अपने पिता का एक तरीके से अंतिम संस्कार करने का मौका नहीं दिया जाता, ये लैंगिक रूढ़िबद्धता को दर्शाता है, ठीक। अंतिम संस्कार इत्यादि का संपादन पुरुष द्वारा ही होता है, ये भी लैंगिक रूढ़िबद्धता को दर्शाता है। पूर्वजों को पुत्र से ही मुक्ति मिलती, ऐसी मान्यता है। और ये भी किसको दर्शाता है, तो कहोगे सर जी ये भी लैंगिक रूढ़िबद्धता को दर्शाता है। मनुस्मृति के अनुसार जिस पिता की पुत्री हो, पुत्र ना हो, वह विवाह न करना, ठीक है, वहां विवाह न करना, ये भी एक तरीके से गलत अवधारणा है। ये भी हमारी एक तरीके से लैंगिक रूढ़िबद्धता को दर्शाता है। इन सब पॉइंटों को अपने एग्जाम में आप लोग लिख दीजिएगा। पुत्र ही वंश परंपरा को आगे बढ़ाएगा, ऐसी धारणा केवल कि पुत्री ही रहेंगी तो वंश समाप्त हो जाएगा। यानी जो आपके अगर पुत्र हैं वो वंश को आगे ले जाएंगे, और पुत्र होंगे और पुत्रियां होंगी तो वंश को समाप्त कर देंगी। ये लैंगिक रूढ़िबद्धता को दर्शाता है। ये भी एक तरीके से इन पॉइंटों को भी मेंशन करिएगा अगर पूछता है लैंगिक रूढ़िबद्धता से तो, ठीक है। आर्थिक आधारों पर
और पैतृक संपत्ति का हस्तांतरण पुत्रियों का ना होकर सिर्फ पुत्र की तरफ होता है, और ये भी लैंगिक गुणवत्ता को दर्शाता है। और एक तरीके से मेरे भाई इन पॉइंटों को अपने दिमाग में बना के रखिएगा। उसके बाद कन्या परायाधन होती है, बाल विवाह कर देना, उसके बाद दहेज जैसी एक तरीके से कुप्रथा आप कह सकते हैं कि ठीक है, एक तरीके से झूठी शान में हम चढ़ बढ़ कर दिखाते हैं, लेन देन करते हैं, इसमें एक गरीब का भी एक तरीके से मेरे भाई ये शोषण होता है। तो ये सब हमारी लैंगिक गुणवत्ता को दिखाते हैं। पर्दा प्रथा का जो हमारा एक तरीके से कि एक स्त्री सिर्फ घर में रहेगी, हमेशा वो पर्दा पर्दा की रहेगी, तो वो एक तरीके से लैंगिक गुणवत्ता को दिखाता है। इन सब पॉइंटों को आप लोग जानते रहेगा। स्त्री के ऊपर दबाव डाला जाता है कि वो पुत्र को ही जन्म दे, एक तरीके से ये क्या लैंगिक गुणवत्ता को दिखाता है। और उसके बाद आपको पता है कि मुस्लिम समुदाय में खतना खतना भैया आप लोग गूगल सर्च कर सकते हैं ये क्या होता है। तो एक तरीके से खतना भयावह लगता है, जो बच्चे जानते होंगे उनको पता होगा कि भैया खतना क्या होता है, लेकिन इसको सबको पता है कि ये गलत है। लेकिन जो शिक्षित व्यक्ति हैं, जो अशिक्षित हैं, दोनों इस प्रकार के भैया परंपरा को ढो रहे हैं, और ये भी लैंगिक गुणवत्ता को दिखा रहा है। उम्मीद करते हैं इसको अच्छे से आप लोग समझे होंगे कि लैंगिक गुणवत्ता क्या होती है और लैंगिक गुणवत्ता की विशेषता कह सकते हैं या पहचान कह सकते हैं। इन पॉइंटों को आप लोग मेंशन कर दीजिएगा अपने एग्जाम में, ठीक। आइए अब उसके बाद कि गुणवत्ता की समाप्ति के कुछ उपाय कौन कौन से होते हैं। सबसे पहले इसे समझिए। देखिए, शिक्षा का व्यापक रूप से प्रचार प्रसार करिए, ठीक है। और एक बात, स्त्री को हमेशा प्रोत्साहित करिए ताकि आप समाज में आगे बढ़ो, आगे आओ। स्त्रियों के लिए कुछ एक तरीके से कोटेशन भी कहो, जैसे कि शक्ति की एक तरीके शक्ति की अवतार है नारी, धैर्य का भंडार है नारी, नारी बिन ये जग नश्वर है, नारी का एक तरीके से जीवन का आधार है नारी। तो इस प्रकार से उनको ये सब बातें करके प्रोत्साहित करिए, उनको आगे लाने के लिए प्रेरित करिए। तो इस तरीके की रूढ़िबद्धता समाप्त हो सकती है। शिक्षा का प्रचार प्रसार करिए। प्रौढ़ शिक्षा, जो बालक बालिकाएं एक तरीके शुरुआती शिक्षा से नहीं जुड़ पाई हैं, उन्हें प्रौढ़ शिक्षा दीजिए। इस प्रकार से ये भी रूढ़िबद्धता को समाप्त करने के लिए ये भी एक तरीके से उपाय हो सकता है। शिक्षा प्रणाली के दोषों को भैया दूर करिए। वो आत्मनिर्भर बनने के लिए व्यवसाय के लिए उन्हें ज्ञान दीजिए, ठीक है। उसके बाद जो अव्यय और अवरोधन है, यानी जो गलत तरीके से आप कोई चीज एक तरीके से प्रवाहित कर रहे हैं या फिर कोई चीज आपको बढ़ने में रोक रही है, उसमें कमी लाइए, उसको जड़ से समाप्त कर दीजिए। ये भी एक तरीके से हम कह सकते हैं कि ऋणविद्या की समाप्ति के उपाय भी हो सकते हैं। उसके बाद पृथक बालिका विद्यालय की स्थापना करिए, उसमें बालिकाओं को और अच्छा शिक्षा दीजिए, सिलाई कढ़ाई बुनाई पढ़ाई लिखाई सब चीजें उनको सिखाइए। उसके बाद ऋणविद्या के विरुद्ध जागरूकता फैलाना इस कार्य में, जो कि प्रौढ़ महिला, ठीक है, इसमें जो प्रौढ़ महिलाओं की सहायता प्रदान करना भी आप कह सकते हैं लैंगिक ऋणविद्या को जड़ से समाप्त कर सकते हैं। वैज्ञानिक पूर्ण दृष्टिकोण का विकास करके भी आप ऋणविद्या पर लगाम लगा सकते हैं, एक तरीके से उन्हें रोक सकते हैं। बालकों तथा बालिकाओं के मध्य भेदभाव मिटाने के लिए उनके कार्य क्षेत्रों का पृथक्करण न करना। आप स्त्री हो, आप फौज में मत जाओ, आप बालक हो, आप ये मत करो, वो मत करो। तो ये सारी कामों को आप जड़ से समाप्त कर सकते हैं लैंगिक ऋणविद्या से, ठीक है। उसके साथ साथ आप बालिकाओं को उनकी रुचियों के अनुरूप विषय चयन करने का मौका दीजिए। आप किसी लड़की को ये मत प्रेशर करिए या फिर ये मत बताइए कि बेटी तुम तो लड़की हो, तुम ऐसा करो गृह विज्ञान ले लो, बेटी तुम लड़की हो तुम आर्ट ले लो। नहीं, उनको कुछ मत बोलिए। अगर लड़की इकोनॉमिक्स पढ़ना चाहती है, उसे इकोनॉमिक्स पढ़ने दीजिए, साइंस पढ़ने दीजिए, आर्ट पढ़ने दीजिए, होम साइंस पढ़ने दीजिए। तो इस प्रकार से उसको विषय चूज करने की भी छूट दीजिए। उसके बाद सामाजिक सुरक्षा व वातावरण का सृजन करना, यानी आप अगर श्रेष्ठ हो तो भैया दूसरों को शांति से जीने का हक दो, और यही लैंगिक ऋणविद्या को समाप्त भी कर सकता है। स्त्रियों के लिए एक ऐसा माहौल तैयार करिए कि वो भैया खुले समाज में बिल्कुल खुले मन से श्वास ले पाए, अच्छे से घूम फिर पाए, ठीक है। ये सारी पॉइंटें आप समझ सकते हैं। उसके बाद विद्यालय पाठ्यक्रम पाठ्य सामग्री का आयोजन करिए। ऐसा आयोजन करिए जिसमें कोई भेदभाव ना हो। उसके बाद ऋणविद्या के खिलाफ कानून बनाइए और उससे तीव्रता से पालन करने के लिए आप सख्ती से पालन भी करवाइए, ठीक। और लैंगिक भेदभाव ऋणविद्या को समाप्ति के लिए अच्छे साहित्य व प्रबंधन गांव में होना चाहिए। तरह तरह के बुकों का विमोचन कराइए ताकि उनमें एक तरीके से टीवी जितने भी आप तरीके डिजिटली माध्यम से भी आप उनको लैंगिक ऋणविद्या को समाप्त कर सकते हैं। और मैं इसके पहले वाली क्लास में जनसंचार पढ़ाया हूं, और जनसंचार के माध्यम से रेडियो टीवी टेलीविजन मोबाइल फोन के माध्यम से आप भैया एक तरीके से प्रचार प्रसार कर सकते हैं, लैंगिक ऋणविद्या को जड़ से समाप्त कर पाएंगे। और ये इसके समाप्त करने के बाद 14 से 15 पॉइंट में ले लिया। अगर मैं चाहता तो 10 पॉइंट भी समझा देता, लेकिन इन पॉइंटों को मैं अगर आपको 10-15 पॉइंट एग्जाम में लिख के आएंगे तो बेहतर नंबर मिलेगा। और समझने के लिए, अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने के लिए थोड़ा सा
और भी पॉइंटें जरूरी हो जाती हैं, ठीक है। उसके बाद भारतीय समाज में व्याप्त लिंगी रूढ़िबद्धता कौन कौन सी है। सबसे पहले कि भारतीय समाज में यानी जो हमारी इंडियन सोसाइटी है, इसमें स्टीरियोटाइप्स कैसे देखने को मिलते हैं, लिंगी परक रूढ़िबद्धता, यानी आप स्त्री पुरुष में भेदभाव कर रहे हो, तो ये लैंगिक रूढ़िबद्धता को दर्शाता है। बाल विवाह, भैया 14 साल की उम्र में ही लड़कियों का शादी कर दिया जाता है। कहते हैं कि पहले में ऐसे माना जाता था, पहले के जमाने में, कि लड़कियों में पीरियड्स आने से पहले उनकी शादी कर दो तो अच्छी बात है। ये सरासर गलत है, इसका कोई, ये बिल्कुल बेसलेस बात है। इसीलिए भैया अब माना जा रहा है कि 21 साल की लड़कियां हो जाएं तब शादी विवाह करिए। तो अभी तो फिलहाल 18 साल के प्लस हैं तो आपका शादी विवाह करने के लिए मान्य कर दिया गया है, तो बाल विवाह पे रोक किया जाए। एक तरीके से हमारे समाज में जो लैंगिक रूढ़िबद्धता दिखती है वो लिंगी परक दिखती है, यानी स्त्री पुरुष में भेदभाव करते हैं हम लोग। किसी किसी लड़की का बाल विवाह कर देते हैं, वो मेच्योर भी बेचारी नहीं होती, उसका बाल विवाह कर देते हो। दहेज प्रथा, अगर आप अच्छा दहेज लेके गए तो आपके सास ससुर ननद जेठान देवरान जितनी होती हैं मैं भी थोड़ा बहुत जान, तो जितनी होती हैं सब खुश। अगर दहेज में भैया अच्छा नहीं लेके गई तो सबका मुंह गोलगप्पा में ही फुला रहता है। आप कहोगे हेलो अम्मा जी भैया मुंह फुलाएंगी उधर निकल लेंगी, ठीक। तो इस प्रकार से दहेज प्रथा भी क्या होता है, ये लैंगिक रूढ़िबद्धता को बढ़ावा देता है और भारतीय समाज में ये भी देखने को मिलता है। उसके बाद पिंडादान में पुत्र की महत्व, यानी पुत्रियों को भैया पिता का अंतिम संस्कार करने के लिए उनको एक तरीके से मौका दिया ही नहीं जाता। जो व्यक्ति अपने बेटियों पर विश्वास करता है और उसकी बेटियां उस लायक होती हैं, वो व्यक्ति बहुत महान होता है। जैसे हम कह सकते हैं रजिया सुल्तान, उस समय के मुसलमान शासक ने अपने बेटी को भैया शासक बना दिया, वो भी अपने आप में एक दिलेर ही था। सबसे समाज से लोहा लेके वो अपने बेटी को एक तरीके सुल्तान बना दिया और बाद में उसी सुल्तान बनने के कारण उसकी भैया हत्या भी कर दी गई। दल चालीसा के हिसाब से अगर आप हिस्ट्री पढ़ेंगे तो ये सारी बातें वहां पे आपको मिलेंगी, ठीक। तो पिंडादान करने की महत्व भी आप पुत्रियों को दीजिए, ये सब भारतीय समाज में व्याप्त है। उसके बाद आपकी स्त्रियां मात्र गृह कार्य करने की अपेक्षा, यानी जो भी स्त्री हैं उनसे आप सिर्फ गृह का कार्य करवाइए, घर का कार्य। ये कहाँ की भैया न्याय है, ये भी लैंगिक रूढ़िबद्धता को दर्शाता है। और एक तरीके से कह सकते हैं कि एक तरीके से लैंगिक रूढ़िबद्धता को दर्शाता है कि पुरुष घर का पालनहार होता है। नहीं भैया, घर का पालनहार नहीं होता। अगर स्त्रियों को मौका दीजिए तो वो भी घर चला सकती हैं, तो ये भी लैंगिक रूढ़िबद्धता को दर्शाता है। और भारत में व्याप्त ये लैंगिक रूढ़िबद्धता है। बाल विवाह, दहेज प्रथा, पिंडादान, जो पुत्रों को मौका मिलता है, स्त्रियों को घर की एक तरीके से घर के कार्य करने के लिए कहा जाता है और पुरुषों को घर का पालनहार माना जाता है, ये सारी पॉइंट इसमें आएंगे, ठीक है। चलिए, रूढ़िबद्धता को बिल्कुल अच्छे से समझे, एक बार मैं इसका भी रिवीजन भी कराऊंगा। ये सब पॉइंटें समझने वाली सामाजिक पॉइंटें हैं, इसे अपने रूप में और बेहतर समझेंगे तो और इसे बेहतर समझ जाएंगे। अगर क्लास में नए हैं तो आप सब्सक्राइब भी कर लीजिए। क्लास अच्छी लगी तो भैया लाइक वाइक तो कर ही सकते हैं, उसके साथ साथ आप सब्सक्राइब लाइक करें ना करें, टेलीग्राम से जुड़ जाइए, कोई इंफॉर्मेशन वगैरह आपसे छूटे ना। और लगातार सीटेट की क्लास भी चल रही है, तो सीटेट की क्लास भी ज्वाइन करिए, सीडीपी वगैरह की। जल्दी हिंदी पेडागोजी, ईवीएस पेडागोजी और मैथ पेडागोजी की क्लास में लेके आने वाला हूं। बेहतर तैयारी होगी द परफेक्ट टीचरी पे और आपको बेहतर मेरे कंटेंट भी दिया जाएगा। और यदि आप लोग अभी तक द परफेक्ट स्टडी का कंप्लीट नोट्स नहीं लिए हैं, ठीक है, कोई सेव सीरीज की आवश्यकता नहीं है। यकीन मानिए मेरा, अगर इतना बिलीव करके पढ़ रहे हैं, जब मैं इतना पढ़ा रहा हूं तो इतना मैं आपको कंटेंट दे दूंगा कि कोई सेव सीरीज की आवश्यकता नहीं होगी। तो आप भैया द परफेक्ट स्टडी के इस नंबर पे संपर्क करके 9005587371 पे संपर्क करके आप बिल्कुल व्हाट्सएप पे निश्चिंत होकर नोट्स ले लीजिए। अगर हिंदी लैंग्वेज में लेना चाहते हैं तब भी अच्छी बात है, इंग्लिश लैंग्वेज में लेना चाहते हैं तब भी अच्छी बात है, आप इस नंबर पे संपर्क करके नोट्स ले लीजिए। एक बार मैं थोड़ा सा रूढ़िबद्धता को बच्चे समझाना चाहूंगा कि रूढ़िबद्धता आखिर होती क्या है, क्या होता है रूढ़िबद्धता। तो हम कह सकते हैं कि सर जी, जो गलत रीति रिवाजों, गलत परंपराओं को हमारे ऊपर थोप दिया जाता है वही स्टीरियोटाइप्स होता है, वही रूढ़िबद्धता होती है। और रूढ़िबद्धता, उसमें लिंगी पहचान क्या होती है, वो सब पॉइंटों को मैं नीचे डिस्कस किया हूं। एक बार अगर क्लास थोड़ा बहुत न समझ में आए तो एक बार क्लास को और देखिएगा, इसके बाद आने वाली क्लास और भी यूजफुल होंगी। अब देखो, रूढ़िबद्धता क्लास वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अब हम महिला शिक्षा की बात करेंगे, अब हम लोग अपशिष्ट की बात करेंगे, अपशिष्ट प्रबंधन की बात करेंगे, पर्यावरण मैनेजमेंट की बात करेंगे, जहां से क्वेश्चन बनता है। तो अब आने वाली क्लास को बेहतर रूप में आप लोग देखा करो और खूब अच्छे से क्लास को शेयर भी करिए अपने दोस्त यारों के साथ। और मिलते हैं अपनी अगली क्लास में। सभी को जय हिंद, जय भारत।